Hello everyone, how are you? So today we are starting with one of the wonderful topic, very important for your upcoming examination, starting with some assignment, giving solution of some assignment based on collision and gravitation. So try to understand one by one. कुछ भी डाउट हुआ तो डेफिनेटली आस्क मी और डिस्कस विथ मी। तो कल्यूशन बहुत मजेदार टॉपिक है जैसे कि मैंने समझाया, और ग्रेविटेशन तो और पूछो मत, और बीच बीच में एग्जाम टिप्स भी बोलूंगा कैसे क्या करना है। तो चलो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि तुमको शो दैट The when a moving particle आई कटना नहीं बाबा। क्वेश्चन में बोला कि when a moving particle, ये एक मूविंग पार्टिकल है जिसका मास मान लो m1, ये जाके कलाइड हुआ विथ ए बॉडी, ये जाके इसको मारा, m2 इसका मास है, इसको इसमें कलाइड हुआ, और m2 इक्वल टू क्या है 1/m टाइम्स ऑफ m1। समझ में आया ना, 1/m टाइम्स ऑफ m1। ठीक है, इसमें कलाइड हुआ, इसका वेलोसिटी है u1 और इसका वेलोसिटी u2 इक्वल टू क्या है 0। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका ये क्या है कि m1 तो m1 ही है, और अगर हो सके ठीक है, और m2 क्या है 1/m ऑफ m1। u1 इसका वेलोसिटी है इनिशियली, और जो टारगेट है वो तो 0 है, u2 इक्वल टू क्या है 0 है। देयरफॉर ये मैं दो पार्ट में करता हूं कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल बिफोर collision is kinetic energy of the first particle before collision is half of m1 u1 स्क्वायर। इसको k1 दे देता हूँ, u1 दे देता हूँ, समझो u1 is equal to half of m1 u1 स्क्वायर। और आफ्टर कल्यूशन क्वेश्चन में बोला कि ये कितना एनर्जी उसको दिया, मतलब इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और दोनों का रेशियो दिखाना है, तो समझ में आ जाएगी कि इसने कितना काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर किया। तो मुझे बाहर करना है आफ्टर कल्यूशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट पार्टिकल, इसका नाम है टारगेट पार्टिकल इज u2 is equal to half of m2 v2 स्क्वायर, half of m2 v2 स्क्वायर। अभी हाफ ऑफ m2 का जगह में क्या लिखो हाफ ऑफ m2 का जगह में 1/m m1, और v2 का फॉर्मूला क्या था twice m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अभी इससे अगर करे तो और e2 इज इक्वल टू क्या होगा बाबा हाफ ऑफ m1 बाई twice m इंटू, अभी ट्वाइस m1 तो m1 ही रह जाएगा, ट्वाइस m1 u1 बाई m1 प्लस m2 का जगह में क्या होगा m1 बाई m होल स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या कर सकता हूँ कि m1 बाई ट्वाइस m, इसको 4m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m, एलसीएम ले लिया m स्क्वायर m
m1 प्लस m1, ठीक ना। ये तो देखो m1 m2 का जगह में क्या था, m1/m, ठीक है। तो क्या हुआ, m एलसीएम लिया था तो लेके बाहर कर दिया, m स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया m1 प्लस m1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट लगता है तो एक काम करो ना, इसको पूरा कोई में इजी करने के लिए इसका पूरा का डाल अंदर, ठीक है। तो मैं सिर्फ एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया m और m1 प्लस m1 होल स्क्वायर। अभी देखो, अभी क्या होगा कि अभी इसका अगर करें तो m1/2 m ना, और ऊपर में जाएगा ये, तो 4m स्क्वायर m1 स्क्वायर e1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 कॉमन ले लो, m1 स्क्वायर m प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आया ना, m1 कॉमन लेके बाहर कर दिया, m1 स्क्वायर तो m प्लस 1। अभी m1 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और एक m भी कैंसिल होगा, तो रहेगा क्या, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ये m कैंसिल, ये m1 स्क्वायर ऐसे, तो 4m, ये देखो 4 लिख दिया, m लिख दिया, m1 लिख दिया, e1 स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 रह गया 1 प्लस m होल स्क्वायर, ये e2 आ गया, ठीक है। अभी इस साइड में रैप कर रहा हूं, नोट कर दिया ना, जल्दी से पटक से नोट कर दो। अभी क्या कर दो, 3 2 1 मैं रैप कर रहा हूं इस साइड, डन 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 हो गया। अभी बोलता बच्चों, therefore e2/e1 इज इक्वल टू क्या है, e2 क्या रखा था, हाफ ऑफ m1 e1 स्क्वायर। ऐसा नहीं करना, e2 का तो वैल्यू ये है 4m m1 e1 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस 1 प्लस m होल स्क्वायर, और e1 के हाफ ऑफ m1 e1 स्क्वायर, हाफ कैंसिल, m1 कहाँ कैंसिल होगा, हाँ ये कैंसिल होगा ना। ये देखो ना क्या है, अगर समझ में नहीं आता ना तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, देखो ये तो हो गया 4m m1 e1 स्क्वायर, और ये हाफ ऑफ m1 e1 स्क्वायर इंटू ट्वाइस 1 प्लस m होल स्क्वायर। अगर किसी का समझ में नहीं आता तो ऐसा भी कर लो, तो क्या होगा देखो, हाँ अभी क्या होगा, क्या कर दिया था, क्या कर दिया, ऐसा नहीं, इजी वर्ड रख के इतना रख के क्या करते हैं। अभी क्या कि ये देखो सिर्फ क्या रहेगा 4, ये सारे कैंसिल होगा ना, ये m1 हाफ e1 स्क्वायर हो गया, तो 4m/1 प्लस m होल स्क्वायर। ये था क्या, e2/e1, हाँ 4m ये बीच आ गया, हो गया, राइट, समझ में आ गया। चलो ये नेक्स्ट वाला करते, देखते क्या है कि नेक्स्ट वन में लिखा है कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द टर्म यूज्ड टू नो, ये क्या हो गया, अच्छा, यूज्ड टू नो द हाउ मच इलास्टिक और इलास्टिसिटी डिग्री, कितना इलास्टिक है,
ये कॉल्यूशन है, सॉरी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कॉल्यूशन का डिग्री कितना है, कितना कॉल्यूशन हुआ, ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, सारे कुछ कंसेप्ट आ जाएंगे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। एक सेपरेशन होता है, एक अप्रोच होता है, तो ये क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सभी को पता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अभी देखो ये क्या है, सॉरी, ए स्मॉल स्फीयर इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h। तो ये एक स्फीयर है, ये ऐसे गिरा टुक करके, ये यहां पर गिरा, ये सॉलिड सरफेस में, ठीक है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी था क्या, 0, इसका मास क्या है m, आके गिरा तो यहां पर वेलोसिटी था वो v, फिर वो ऊपर चढ़ा, रिबाउंसिंग हुआ, वेलोसिटी था v1, फिर नीचे आया, फिर टक टक टक, तो ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो फिर फर्स्ट टाइम जब कॉल्यूशन हुआ ना, ऐसे आके टप करके गिरा, तो ये देखो पहले इनिशियली यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका, इस बॉडी का यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। बात क्यों नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। जब यहां पर आ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्राउंड में टच कर लिए तो 0 आएगा ना, तो टोटल एनर्जी क्या था, यहां पर टोटल एनर्जी mgh है, यहां पर टोटल एनर्जी हाफ mv² है। So total energy before collision is equal to total energy after collision as the total energy is conserved. Therefore मैं लिख सकता हूं, ये देखो, हाँ, क्या लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू क्या है, mgh, mm तो कैंसिल बाबा, b इज इक्वल टू क्या होगा, √2/gh। ये तो मैं लिख के रख दिया, ठीक है। अभी जो यहां से टक करके गिरा ना, सपोज टाइम लगा t, वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो at का जगह में g के अंडर में एक्सीलरेशन ड्यू टू हो रहा है तो बनता है ना g देना, g दे दिया। अभी u तो इनिशियली 0 था, वो तो लिखा ही है gt, और t इज इक्वल टू क्या है, सुंदर करके लिखो, हाँ, और t इज इक्वल टू क्या है, v/g। समझ में आ गया ना, ये दो पार्ट कर देता हूं, हाँ, t इज इक्वल टू v/g। अभी अगर ये है कि ये टाइम फर्स्ट टाइम आ गया, अभी क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बोला गया ना, ये क्या है कि तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी। अभी v1 हुआ कहां से, b से, तो v1/b होगा, v1/b, और v1 इज इक्वल टू क्या होगा, ev। फिर जब फिर होगा ना, ये आया फिर गया जब, तो v2 होगा। तो v2 जब होगा ऐसा समझ जाओ, जब v2 फॉर v2 जब फिर सेकंड टाइम होगा ना, अगेन फॉर सेकंड टाइम, इज इक्वल टू क्या होगा, v2/b, तब, और v2 इज इक्वल टू क्या होगा, ev, हाँ, v2 इज इक्वल टू क्या होगा, ev1, और e² v, v1 का जगह में ev तो e² v, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। बार बार कॉल्यूशन होगा तो ये होते जाएगा। अभी देखो सेकंड टाइम जब टाइम लगेगा ना, सेकंड जब टाइम लगेगा, सपोज t1, जैसे कि हमें पता है कि वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो वो जो सेकंड टाइम जो टाइम लगेगा वो क्या है कि जाना फिर आना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना।
तो टाइम हो जाएगा डबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम ले लिया t1, तो t1 इज इक्वल टू क्या होना है कि v1 बाई जी, एंड जाने आने के बाद कैसा गया, तो देयरफॉर टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 नहीं, ये t1 ही रखते, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नोट्स में लैंग्वेज है। देयरफॉर t1 इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ t1, समझ में आया ना, ट्वाइस ऑफ v1 बाई जी, समझ में आया ना। डबल क्यों दिया, ऐसा क्या, ऐसा आना पड़ेगा तो टाइम डबल होएगा ना, जाएगा आएगा, तो टाइम तो डबल ही होगा t1, और t1 इज इक्वल टू 2 बाई जी, अभी v1 का वैल्यू बोलो ना, ट्वाइस EV बाई जी, EV बाई जी। सिमिलरली अभी T2 जब आएगा ना, तो वही तो होगा ना, ट्वाइस EV2 आएगा ना, तो स्क्वायर V बाई जी, ऐसे ही तो होते जाएगा। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन T इज इक्वल टू T प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डट 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 डट, तो क्या होगा बंधु, सुनो अच्छे तरह से, T इज इक्वल टू क्या होगा, T का जगह में क्या V बाई जी प्लस ट्वाइस E V बाई जी प्लस ट्वाइस E स्क्वायर V बाई जी प्लस ट्वाइस ई क्यूब वी बाई जी, ऐसा चलते जाएगा जिंदगी भर। आर टी इक्वल टू वी बाई जी कॉमन ले लिया, 1 प्लस ट्वाइस ई प्लस ट्वाइस ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई क्यूब, ऐसा होते जाएगा। और टी इक्वल टू वी का जगह में बी का वैल्यू पुट कर दो, रूट ओवर ट्वाइस जी एच बाई जी, और 1 प्लस ट्वाइस जी कॉमन लो, 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर प्लस डट डट डट, ये आ गया। और एक जीपी सीरीज, अभी इसका और टी इक्वल टू क्या होगा, ये अंदर में अगर गया तो ट्वाइस एच बाई जी होगा ना, ठीक है, और 1 प्लस ट्वाइस जी, ये जीपी सीरीज का साम क्या होता है, साम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, ई है, तो ये होगा 1 बाई 1 माइनस ई, ठीक है। मैं लिटिल बिट यहाँ पर रब कर लेता हूं, ये देखो, ये टुक लिया ना, ओके, अच्छे तरह से देखना क्योंकि एग्जाम में ये करना है और 100% मार्क्स स्कोर करना है, 25 में 25 मिलना है, अगर नहीं मिला ना तो देयरफॉर टी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ट्वाइस एच बाई जी, 1 प्लस ट्वाइस जी, अरे ये तो हो गया ना, हाँ, अभी इसका कुछ नहीं है, तो ट्वाइस ई बाई 1 माइनस ई, अभी इसका करे तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई 1 प्लस ई, अरे ये था क्या, यस, ट्वाइस एच बाई जी 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, हो गया, मिला, कितना मिला, 5 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, ओके चलो, समझ में आया ना बच्चों, ओके चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। राइट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक एक करके छुन छुन के मैं बोल दूंगा, 1 2 3 4, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एक करके राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। नाउ नंबर 2 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, अगर एक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी होगा, ठीक है।
Number 3, gravitational force is a central force. Gravitational force is a central force. Number 4, gravitational force is a conservative force. Central force means it always act along the line joining the center of the two bodies. Central force है. And work done is independent of path. Gravitational force is a conservative force. Right now, right? समझ में आया ना? So ये सारा gravitational force is always attractive in nature. कितना सारा बोल सकता हूँ, ठीक है? ऑलरेडी मैं बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, राइट ना? तो ये सारे प्रॉपर्टीज है. अभी क्वेश्चन बोला कि व्हाई ए कॉइन एंड ए फीदर फॉल्स एट द सेम टाइम व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रीली. जब एक कॉइन है और एक फीदर है, ठीक है, दोनों एक ही टाइम में क्यों गिरता है जब फ्री फॉल होते हैं? फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए क्या है? सेम है. अगर दोनों के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है. सो फ्री फॉल में क्या हो रहा है कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल टाइम में ही गिरेगा, ठीक है? तो एस इट इज हियर फ्री फॉल का बात किया, तो फ्री फॉल इसीलिए दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा. मास ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया ना? ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. The value of acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. सरफेस में कितना है? 9.8. Calculate the value of g at a height 200 kilometer above the surface of the earth. So we know acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity on the सरफेस इज जी इक्वल टू क्या है? जी एम ई बाई जी एम बाई आर स्क्वायर बाई जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, राइट ना? एट ए हाइट एच जी एच इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. देयरफॉर जी एच बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा? जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर ई बाई आर स्क्वायर बाई जी एम ई. कैंसल आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. ये था ना वेरिएशन. और जी एच इज इक्वल टू क्या है? जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. अभी पुट करो वैल्यू. जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी आर ई कितना है? 6400 किलोमीटर. एक्चुअली 6.37 इंटू 10⁶ मीटर. 6.37 इंटू 10⁶ मीटर. अभी 6400 किलोमीटर मैं पकड़ लेता हूँ इजी होने के लिए. तो होगा क्या? 64 इंटू 10⁻2 और 35 मीटर, ठीक है? और रेडियस हो गया. और हाइट कितना दिया? 200 किलोमीटर. मतलब 20 इंटू नहीं 2 इंटू कर देते. 2 इंटू 10⁻, कितना होगा? 2 और 35 मीटर. मीटर. Therefore जी एच इज इक्वल टू जी कितना है? 9.8. आर ई कितना है? 64 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई आर ई कितना है? 64 इंटू 10⁵. और आई एच कितना है? 2 इंटू 10⁵. चलो यह होल स्क्वायर है शायद, ठीक है ना? अभी क्या है? 9.8 लगाओ.
10 to the power 5, 10 to the power 5 कैंसिल, 64/64 प्लस 66, ठीक है ना, 10 to the power 5 कैंसिल होल स्क्वायर। तो इतना कितना होता है, क्या होता है कि 64/66, ठीक है ना। एक सेकेंड, 64/66 ना, 0.9696.94 इसका होल स्क्वायर इंटू 9.8, 9.21, oh my god, 9.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर में गया था, कम गया, ये आ गया वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना भी ऊपर जाएगा उतना ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमते जाएगा। शो दैट एट ए पॉइंट show that a body becomes weightlessness when it reaches at the center of the earth. Oh my god, center of the earth में अगर चले जाए उतना ठंडी लगेगा वहाँ पर ना, नहीं रे बाबा, वहाँ पर जाके तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। चलो देखते हैं द वेरिएशन ऑफ जी एज वी गो एट ए डेप्थ। यहाँ पर गया सेंटर ऑफ द अर्थ, तो पहले इस पॉइंट में निकाल देते हैं ना, एट ए डेप्थ डी, तो समझ में आ जाएगा वेरिएशन कैसा होते हैं विद डेप्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी इक्वल टू GME by R square। now डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई RE क्यूब। देयरफॉर ME इज इक्वल टू क्या है, 4/3 पाई RE क्यूब रो। देयरफॉर G इज इक्वल टू क्या है, G इंटू 4/3 पाई RE क्यूब रो बाय RE स्क्वायर। तो क्या होगा, 4/3 पाई G रो RE, ठीक है ना। सिर्फ RE स्क्वायर कैंसिल, 4/3 पाई G रो RE लिख दिया, ठीक है ना। डेंसिटी के साथ क्या, क्योंकि एज वी आर गोइंग down the surface of the earth, so obviously we have to introduce the concept of density. So let us write, therefore at a depth GD is equal to क्या होगा, at a depth GD is equal to क्या होगा, 4/3 पाई G रो RE, RE का जाएगा RE माइनस D, डेप्थ में जाएगा तो कितना नीचे गया, D नीचे गया, तो RE माइनस D हो गया। देयरफॉर GD बाई G इज इक्वल टू क्या होगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4/3 पाई ये रो कैंसिल, 4/3 पाई G रो कैंसिल, रहेगा क्या, RE बाई RE माइनस D, ठीक है ना। उल्टा कर दिया शायद, हाँ, RE माइनस D बाई RE, ठीक है, उल्टा कर दिया, हाँ। एनीवे ये हो गया। एट द सेंटर RE इज इक्वल टू क्या है, D। देयरफॉर GD बाई G इज इक्वल टू क्या है, ये तो जीरो, RE इज इक्वल टू D जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर GD इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर GD जीरो है तो मतलब MGD ऑल्सो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वेट क्या है, जीरो है। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो एंड हेंस वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो जीरो। समझ में आ गया ना। यही था इसी एग्जाम का असाइनमेंट। तो अच्छे तरह से ये ग्रेविटेशन का और कैल्कुलेशन का असाइनमेंट समझना, टॉपिक समझना
एग्जाम के पहले क्या करना है वो तो फाइनल एग्जाम के पहले मैं बता दूंगा। फिर भी यहाँ पर आज का ये जो एग्जाम हो रहा है कि कोई भी यूनिट टेस्ट हो, छोटे टेस्ट हो, सभी टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये कम टाइम में इतना कुछ लिखना पड़ता है। तो लिखने का प्रैक्टिस करो, मोबाइल से सिर्फ ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये एक करने से, दो करने से इतना एनफ टाइम लग जाएगा, टाइम चला जाएगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम टाइम में बहुत जल्द ही करना है। तो इसीलिए ऐसा कुछ वेस्ट जो, और बार बार जो बोलता हूँ कि ये रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर में एग्जाम के पहले जाने के पहले भी ये एक दो बार देखना है, और दो तीन टॉपिक को मिक्सअप नहीं करना है। अगर मिक्सअप कर दिया एक फॉर्मूला दूसरे का माथा ये हो जाएगा। तो ये अच्छे तरह से देखना। ओके, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन। ओके।